अमूमन टीले वाले बाबा सुबह के 4 सवा 4 बजे तक मंदिर के लिए निकल जाते थे, लेकिन आज 5 बजने को आए थे, लेकिन टीले वाले बाबा अभी भी मंदिर नहीं गए थे। ये बात रेशमी को परेशान कर रही थी, क्योंकि सुरक्षा कवच की समय अवधि इतनी ज्यादा नहीं थी। अगर ये सुरक्षा कवच नष्ट हो गया तो टीले वाले बाबा ये पता लगा लेंगे कि इस कमरे के अंदर किसने प्रवेश किया था। इसीलिए टीले वाले बाबा का समय पर जाना जरूरी था। लेकिन कुछ ही देर में भगवान ने रेशमी की सुन ली थी। टीले वाले बाबा अपनी दैनिक क्रिया के सारे काम निपटाकर मंदिर के लिए निकल गए थे। ये देख रेशमी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हाँ, लाख लाख शुक्र है भगवान का, टीले वाले बाबा समय रहते जा रहे हैं। मालिक, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जो भी करना है हमें जल्दी करना होगा। राघव ने हाँ में सिर हिलाया और वो छड़ी लेकर दबे पांव टीले वाले बाबा की कुटिया की तरफ बढ़ने लगा। राघव के हाथ की छड़ी और उसके शरीर के बाहर बना गोल गोल अदृश्य सुरक्षा कवच टीले वाले बाबा की शक्तियों से राघव की रक्षा कर रहा था। राघव अब उस कमरे के दरवाजे के सामने पहुंच चुका था। सामने पहुंचने के बाद राघव ने एक बार फिर रेशमी की तरफ मुड़कर देखा, क्योंकि भले ही राघव के हाथ में वो छड़ी थी, लेकिन फिर भी रेशमी और राघव के मन में एक डर भी था कि कहीं इस छड़ी ने अपना असर नहीं दिखाया तो। लेकिन आखिरकार राघव ने हिम्मत करते हुए उस छड़ी के आगे के मुड़े हुए हिस्से को दरवाजे की कुंडी की तरफ बढ़ाया। जैसे ही वो छड़ी उस दरवाजे की कुंडी को छुई, उस छड़ी पर दरवाजे की शक्तियों का कोई असर नहीं हुआ। ये देख रेशमी और राघव दोनों की जान में जान आई। अब राघव ने भी ज्यादा समय गंवाना उचित नहीं समझा। उसने जोर लगाकर कुंडी को खोला और फिर छड़ी से ही दरवाजे पर जोर से धक्का दिया। उस पुराने लकड़ी के दरवाजे के दोनों कपाट एक ही झटके में खुल गए। राघव दौड़कर कमरे के अंदर गया। वहीं रेशमी इधर उधर नजर रखने के लिए कुटिया के बाहर ही राघव का इंतजार कर रही थी। उधर दूसरी तरफ चंद्रकला और वैद्य जी घर से बाहर निकलकर चंदा ताई को ढूंढ रहे थे। सुबह के 5 बज चुके थे, लेकिन अभी भी शहर की गलियां बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी। दूर दूर तक चंदा ताई कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। वैद्य जी और चंद्रकला दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर अचानक चंदा ताई गायब कहाँ हो गई। वैद्य जी ने चंद्रकला से कहा, चंद्रकला, ना ही लोग दिखाई दे रहे हैं, ना ही किसी एक घर का दरवाजा खुला हुआ दिखाई दे रहा है। चंदा जरूर आसपास ही कहीं छुपी हुई होगी। दोनों अलग अलग दिशा में ढूंढते हैं, जरूर मिल जाएगी। चंद्रकला ने भी वैद्य जी की बात में सहमति दिखाई और दोनों अलग अलग दिशा में चंदा ताई को ढूंढने लगे। चंद्रकला गलियों में चंदा ताई को ढूंढ ही रही थी कि तभी चंद्रकला के कानों को एक आवाज सुनाई दी। एक औरत ने थोड़ा गुस्से में किसी को डांटते हुए कहा, अरे बहन, कहाँ घुसी जा रही हो हमारे कंबल में? जाओ अपना कंबल लेकर आओ। चंद्रकला ने जब उस आवाज की तरफ नजरें दौड़ाई तो देखा कि सड़क के किनारे बहुत से लोग सोए हुए थे। उन्हीं लोगों के बीच में एक औरत के कंबल में एक दूसरी औरत घुसने की कोशिश कर रही थी। उस औरत ने अपना चेहरा तो ढका हुआ था, लेकिन उसकी साड़ी देखकर चंद्रकला समझ गई कि ये कोई और नहीं बल्कि चंदा ताई ही थी। चंदा ताई ने मुंह ढका हुआ था, इसीलिए चंदा ताई ने चंद्रकला को अभी तक नहीं देखा था। लेकिन चंद्रकला चंदा ताई को देखकर उनकी तरफ बढ़ने लगी थी, पर तभी उसने अपने बढ़ते कदमों को बीच में ही रोकते हुए मन ही मन कहा, नहीं नहीं, मैं पहले भी बहुत गलतियां कर चुकी हूँ, अब एक और गलती नहीं कर सकती। अगर चंदा ताई ने मुझे देख लिया तो शायद फिर से भाग जाएंगी। मुझे वैद्य जी को ही बुलाना चाहिए। चंद्रकला दूसरी दिशा में दौड़कर वैद्य जी को ही बुला ले आई। वैद्य जी ने चंद्रकला से कहा, ये तुमने अच्छा किया चंद्रकला, मुझे ही अब चंदा को घर ले जाने दो, और मैं तो ये कहता हूँ कि घर ले जाकर आगे के सवाल जवाब भी मुझे ही करने दो। तुम कहीं छुपकर ही सब कुछ सुन लेना। चंद्रकला को ये बात ठीक लगी, क्योंकि अब चंद्रकला कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। उसने वैद्य जी से कहा, ठीक है चाचा, अब जो भी करना है आपको ही करना होगा।
ये कहकर चंद्रकला एक दीवार के पीछे जाकर छिप गई और वैद्य जी चंदा ताई की तरफ बढ़ने लगे। चंदा ताई अभी भी उस कंबल में मुंह ढके हुए सो रही थी। वैद्य जी चंदा ताई के नजदीक बैठकर उनके सिर पर हाथ सहलाने लगे। डरी हुई चंदा ताई को सुकून महसूस हो रहा था। धीरे धीरे वैद्य जी ने चंदा ताई के चेहरे से वो कंबल हटाया। कंबल के हटते ही चंदा ताई की नजर वैद्य जी पर गई। वैद्य जी को देखते ही चंदा ताई लपक कर वैद्य जी के गले से लिपट गई, ठीक वैसे ही जैसे एक डरा हुआ सा बच्चा अपनी माँ को देखकर माँ से लिपट जाता है। गले से लिपटे हुए ही चंदा ताई ने सिसकियां भरते हुए वैद्य जी से कहा, अच्छा हुआ वैद्य जी आप आगे, वरना। चंदा ताई आगे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन एकाएक वो सब कुछ भूल गई कि कुछ देर पहले उसके साथ क्या हुआ था, वो यहाँ कैसे पहुंची। यहाँ तक कि वो ये भी भूल गई थी कि वैद्य जी ने उसे कोई औषधि पिलाई थी। शायद उसी औषधि का असर था ये, इसीलिए चंदा ताई सब कुछ भूलकर वैद्य जी से लिपट गई थी। वैद्य जी ने चंदा ताई के सिर को सहलाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ चंदा, सब ठीक है, आओ मेरे घर चलते हैं। ये सुनकर चंदा ताई के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और दोनों वहाँ उस घर की तरफ जाने लगे। दीवार के पीछे खड़ी चंद्रकला ये सब देख रही थी। जैसे ही उसने उन दोनों को घर की तरफ जाते देखा, चंद्रकला भी जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ने लगी। इधर जहाँ सब लोग घर की तरफ बढ़ रहे थे, वहीं उधर राघव कमरे के अंदर प्रवेश कर चुका था। अंदर जाने के बाद राघव ने सबसे पहले छत की तरफ देखा। छत के बीचों बीच वो हांडी टंगी हुई थी, लेकिन उस हांडी की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, इसीलिए राघव के लिए उस हांडी तक पहुंचना काफी मुश्किल हो रहा था। राघव ने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो देखा कि पास में ही एक बेंच पड़ी हुई थी। राघव उस बेंच को खींचते हुए उस हांडी के नीचे ले आया। बाहर रेशमी राघव के निकलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसके कानों को कुछ अजीबो गरीब डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। इन आवाजों से रेशमी कुछ कुछ परिचित थी। भले ही रेशमी काले सायों को देख नहीं पाती थी, लेकिन उनके आभास को वो महसूस कर पाती थी और उसे पूरा आभास हो चुका था कि ये आवाजें काले सायों की है। 5 बजने के बाद जहाँ हल्की हल्की रोशनी निकल आई थी, उसी रोशनी पर अब एक काली परत छाने लगी थी और फिर से अंधेरा मंडराने लगा था। सुबह के 5 बजे इस तरह अंधेरा होता देख रेशमी का आभास यकीन में बदल गया। वो समझ गई कि यहाँ पर काले साए हैं। रेशमी बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसने मन ही मन कहा, इसका मतलब यहाँ काले साए आ चुके हैं। कहीं अंगुना और जितेंद्र मिलकर मालती को आजाद करवा तो नहीं रहे हैं। और इतना अंधेरा देखकर तो लग रहा है कि अंगुना अकेले नहीं आई है, बल्कि अपने साथ काली सायों की फौज लेकर आई है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझ में इतनी शक्तियां नहीं है कि मैं अंगुना का सामना कर सकूं, ना ही राघव को यहाँ छोड़कर जा सकती हूँ। मालती की बोतल मुझे किसी भी हालत में चाहिए। रेशमी बहुत भयंकर दुविधा में पड़ गई थी। वो यहाँ से भागकर अपनी जान तो बचा सकती है, लेकिन इतनी मेहनत के बाद वो मालती का काला साया ले जाए बिना नहीं जा सकती थी। और अगर आज वो खाली हाथ लौट गई तो फिर वो मालती का साया कभी नहीं हासिल कर पाएगी, क्योंकि अंगुना उसे आजाद कर देगी। आखिरकार रेशमी ने उस कमरे के अंदर जाने का निर्णय लिया। कमरे का दरवाजा खुला हुआ ही था, इसीलिए रेशमी के मन में डर बिल्कुल नहीं था। उसने आओ देखा न ताओ दौड़ते हुए उस कमरे के अंदर चली गई। उस वक्त राघव उस बेंच पर चढ़ा हुआ था और उस हांडी में से मालती वाली बोतल निकाल रहा था। लेकिन तभी रेशमी दौड़ते हुए अंदर आई। अंदर आते ही रेशमी सीधा उस बेंच से टकरा गई। बेंच से टकराते ही राघव का संतुलन बिगड़ गया। जैसे ही संतुलन बिगड़ा, राघव ने हड़बड़ाहट में मालती की बोतल तो निकाल ली थी, लेकिन उसके साथ ही उस हांडी में से एक कांच की शीशी जमीन पर जा गिरी। जमीन पर गिरते ही वो शीशी फूटकर चकनाचूर हो गई और उसमें से एक काला साया आजाद हो गया। इतने सालों के कैद के बाद उस काले साए के अंदर ना ही कोई शक्तियां बची थी, ना ही कुछ करने की हिम्मत। उसने सबसे पहले उस कमरे में से निकलना ही उचित समझा। जल्द से जल्द वो काला साया उस कमरे में से निकल गया और दूर हवाओं में जाकर विलीन हो गया। लेकिन
ये सब देखकर रेशमी और राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो जानते थे कि गलती से उनसे एक काला साया आजाद हो चुका है। ना जाने आगे चलकर इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन इस पर ध्यान ना देते हुए राघव ने रेशमी से कहा, रेशमी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोचो अगर मेरे हाथ से ये बोतल गिर जाती तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। रेशमी ने हड़बड़ाहट में कहा, माफ करना मालिक, लेकिन बहुत बड़ा अनर्थ हो चुका है। ये सुनकर राघव भी थोड़ा डर गया। उसने रेशमी से पूछा, अनर्थ? कैसा अनर्थ? जवाब देते हुए रेशमी ने कहा, मालिक, अंगुना अपने काले सायों की टोली लेकर यहाँ पहुंच चुकी है। अंगुना का नाम सुनकर राघव के भी होश उड़ गए। उसने डरते हुए पूछा, अंगुना यहाँ? अंगुना यहाँ क्या करने आई है? रेशमी इस वक्त राघव को मालती और जितेंद्र के बारे में नहीं बता सकती थी, इसीलिए उसने बात को घुमाते हुए कहा, अंगुना अपने सबसे शक्तिशाली काले साए को इस तरह कैद में नहीं रहने दे सकती। शायद इसीलिए वो इसे आजाद करवाने आई हो। ये सुन राघव ने कहा, तो अब करेंगे क्या? रेशमी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने राघव से कहा, वो तो मुझे भी नहीं पता मालिक, क्योंकि मुझ में इतनी शक्तियां नहीं है कि मैं अंगुना से लड़कर इस बोतल को यहाँ से ले जा सकूं। रेशमी ने इतना ही कहा था कि तब तक रेशमी को उन काले सायों की डरावनी आवाजें और तेजी से सुनाई देने लगी थी। रेशमी दौड़कर दरवाजे की तरफ गई। बाहर अब पूरी तरह घना अंधेरा छा चुका था। ये देख रेशमी समझ गई कि अंगुना और उसके काले साए यहाँ पहुंच चुके हैं। रेशमी ने झट से राघव के हाथ से वो छड़ी छीनी और उस छड़ी की मदद से दरवाजे को बंद कर दिया। ये देख राघव ने रेशमी से पूछा, रेशमी, तुमने ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? रेशमी ने राघव को समझाते हुए कहा, वो इसीलिए मालिक कि यही एक कमरा है जिसके अंदर अंगुना और वो काले साए नहीं पहुंच पाएंगे। अगर इसके बाहर हम निकले तो हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। तो जब तक ये काले साए यहाँ से चले नहीं जाते तब तक हमें यहीं इसी कमरे में रहना पड़ेगा। ये सुनकर राघव ने रेशमी से पूछा, और अगर तब तक टीले वाले बाबा आ गए तो फिर कैसे निकलेंगे यहाँ से? इस सवाल के जवाब के बारे में रेशमी ने भी नहीं सोचा था। इस वक्त रेशमी और राघव के एक तरफ कुआं था तो एक तरफ खाई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। लेकिन फिलहाल उस कमरे के अंदर रहने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वहीं कमरे के बाहर काले सायों का जमावड़ा लग चुका था। बाहर टीले वाले बाबा का बिस्तर खाली देखकर जितेंद्र खुश हो गया। उसने खुश होते हुए अंगुना से कहा, अंगुना, टीले वाले बाबा अपने बिस्तर पर भी नहीं है और ना ही आसपास कहीं दिखाई दे रहे हैं। लगता है टीले वाले बाबा कुटिया में नहीं है। यही सबसे सही मौका है मालती को आजाद करवाने का। टीले वाले बाबा को नहीं पाकर कहीं न कहीं अंगुना के चेहरे पर भी एक खुशी दिखाई दे रही थी। अंगुना ने जितेंद्र से पूछा, लेकिन जितेंद्र, क्या तुम्हें पता है कि वो बोतल कहाँ रखी हुई है? जवाब में जितेंद्र ने उस कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ अंगुना, वो जो कमरा दिखाई दे रहा है उसी कमरे में कैद है मालती का साया। अंगुना उस कमरे को गौर से देखने लगी। अंगुना का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए जितेंद्र ने कहा, लेकिन अंगुना, उस कमरे में एक काले साए का अंतर जाना आसान काम नहीं है। उस दरवाजे को छूते ही कोई भी भस्म हो जाएगा। ये सुनकर अंगुना ने जोर से हंसते हुए कहा, ऐसा कोई भी दरवाजा नहीं बना है जितेंद्र जी, अंगुना को जो भस्म कर सके। इस दरवाजे को तो मैं क्या, इनमें से कोई भी काला साया खोल देगा। ये कहकर अंगुना ने पीछे की तरफ इशारा किया, लेकिन पीछे खड़े किसी काले साए की हिम्मत नहीं थी कि वो उस दरवाजे को जाकर खोल सके। अंगुना गुस्से में तिलमिला गई। उसने गुस्से में अपने मेरू दंड को हवा में उठाया और झटके से उसे उस दरवाजे की तरफ किया। उस झटके के साथ ही उस मेरू दंड की एक तेज रोशनी निकली जो उस दरवाजे से जा टकराई। लेकिन वो रोशनी उस दरवाजे से टकराती ही जिस गति से गई थी उसकी दोगुनी गति से वो रोशनी वापस अंगुना की तरफ बढ़ी। उस रोशनी को अपनी तरफ आता देख अंगुना डर गई और नीचे झुक गई। अंगुना तो उस रोशनी के हमले से बच गई थी, लेकिन अंगुना के पीछे एक काला साया उस रोशनी से टकराते ही वहीं पर भस्म हो गया। ये देखकर अंगुना भी चौंक गई थी। उसने कुछ सोचते हुए जितेंद्र से कहा, दरवाजा खुल नहीं सकता तो क्या हुआ जितेंद्र?
इस पूरे कमरे को तो आग की लपटों में सुलगाया ही जा सकता है। इससे पहले कि जितेंद्र कुछ समझ पाता, अंगुना ने फिर से मेरुदंड को हवा में उठाया, अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्रोच्चार करने लगी। मंत्र बुदबुदाने के बाद अंगुना ने मेरुदंड का मुख उस कमरे की तरफ कर दिया। मेरुदंड से आग की लपटें निकलने लगी। देखते ही देखते मेरुदंड से निकली आग की लपटों में पूरा कमरा समा गया था। अंदर मौजूद रेशमी और राघव अभी तक इस बात से पूरी तरह अनजान थे। क्या रेशमी और राघव आग की लपटों से बचकर बोतल ले जा पाएंगे, या अंगुना इन दोनों से बोतल छीनकर मालती को आजाद कर देगी? और अब कैसे उगलवाएंगे वैद्य जी सारी सच्चाई चंदा ताई से?